हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12th की बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैंने पहला चैप्टर शुरू किया है और इस चैप्टर में ये चौथी वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्पेशली कायिक जनन के बारे में, और कायिक जनन को अब हम ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ कायिक जनन के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें पादप के कायिक भागों द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। इसमें पादप के जो कायिक भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती या फिर कलिका, इनके माध्यम से एक नए प्लांट को पैदा किया जा सकता है, एक नए प्लांट को जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। तो इस विधि को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि माना जाता है अलैंगिक जनन की। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, और यहाँ हम इस वीडियो में बात करेंगे कायिक जनन के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे, और कायिक जनन के प्रकार कितने होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कायिक जनन की परिभाषा को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कायिक जनन यानी कि इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक ऐसा जनन होता है जिसमें मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। सिंपल, जैसे मैंने बताया था कि इस जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, जो मदर प्लांट है, इसके कायिक भाग होते हैं। जैसे कायिक भाग आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्या हो सकते हैं? जड़, तना, पत्ती या फिर पत्र, कलिका, सब जो होते हैं प्लांट के कायिक भाग होते हैं। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार की और आनुवंशिक रूप से मात्र पादप के बिल्कुल समान होती है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतति प्राय आकार की और आनुवंशिक रूप से मात्र पादप के समान होती है। इसका सबसे पहला कारण है कि पादप के कायिक अंगों द्वारा यह जनन संपन्न होता है। तो आकार के रूप यानी कि प्लांट के कायिक पार्ट जो है, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, उसके अंदर जो भी आनुवंशिक गुण हैं, एक मदर प्लांट के अंदर जो भी आनुवंशिक गुण हैं, वो सारे के सारे आनुवंशिक गुण जो इससे प्लांट बन रहा है उसके अंदर आने वाले हैं। कायिक जनन के अंदर मात्र पादप के कायिक अंग इस्तेमाल हो रहे हैं, और उन कायिक अंगों के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल मदर प्लांट का ही है, यानी कि सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होने का सिंपल सा मतलब होता है कि दो अलग अलग गैमेट नहीं बन रहे, तो अलग अलग गैमेट नहीं बन रहे, तो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल भी नहीं आ रहा है, आनुवंशिक पदार्थ अलग अलग नहीं आ रहा है। जब आनुवंशिक पदार्थ ही सेम है तो संततियों में वो सेम आनुवंशिक पदार्थ ही पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं वो बार बार उत्पन्न करनी पड़ती हैं। पादप के कायिक भागों द्वारा एक फसल को या एक प्लांट की पूरी खेती को बार बार पैदा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बीज आ रहे हैं और बीजों से ये प्लांट बनते चले जाएं पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात, आकार के रूप से समान इसलिए होते हैं कि जैसा मदर प्लांट दिखेगा हुबहू वैसा ही ड्यूटर प्लांट दिखने वाला है। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। मदर प्लांट आकार की और आनुवंशिक रूप से क्यों समान होता है, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कायिक जनन दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। सबसे पहली बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। देखिए यहाँ पे आ रहा है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि जो ऐसा जनन जो नेचर के द्वारा संपन्न होता हो, एक ऐसा कायिक जनन जो कि नेचर के द्वारा ही पूरा होता हो। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। अगर एक छोटी पत्ती पर पत्ती और उग रही हैं तो हम तो उगा नहीं रहे उनको, यानी नेचर ही उगा रही है, तो ये प्राकृतिक कायिक जनन हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जो भी जनन हम पढ़ने वाले हैं वो प्रकृति के द्वारा ही अपने आप संपन्न होगा। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें अपने आप ही बनेंगी। जैसे एक आलू है, आलू पर एक कंद यानी आँख की नुमा संरचना होती है, उसमें से क्या निकलती है, एक वह अंकुरित होकर एक कलिका का निर्माण करती है, और वो कलिका आगे चल के एक प्लांट का निर्माण कर देती है। तो ये क्या है, नेचर ने बनाया, नेचर ने कराया। जो चीज़ नेचर करा रही है, नेचर कंप्लीट कर रही है जिस प्रक्रिया को, वो प्राकृतिक कायिक जनन हो गया। अब समझते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम कायिक जनन एक ऐसी विधि होती है जिसमें मानव के द्वारा ये सारी प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। जैसे कि कलम लगाना, अगर एक प्लांट के एक भाग को काटकर, तिरछा काट के ज़मीन में रोप दिया जाए और उसके द्वारा नया प्लांट उग रहा है, तो ये मानव कर रहा है, तब जाके ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। वैसे नहीं होगी, तो ये मानव के द्वारा संपन्न हो रहा है, इसलिए प्राकृतिक कायिक जनन नहीं है, कृत्रिम कायिक जनन की एक विधि है। ठीक है, हालांकि मैं इसमें आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। धैर्यपूर्वक आप मेरे चैनल पर बने रहें और सभी वीडियो को सुचारू रूप से यानी कंटिन्यूस रूप से देखते रहें, क्रम बाई क्रम आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपके लिए पूरा कोर्स उपलब्ध कराऊंगा।
दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कायिक जनन किसे कहते हैं और कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे कायिक जनन के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि कायिक जनन के जो वर्गीकरण है उसमें संपूर्ण विधियां कितनी आती हैं, उन सभी को बारीकी से पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कोशिश करें कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कायिक जनन कौन सा वाला? प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो होता है जड़ों के माध्यम से होता है। जब जड़ों के माध्यम से होगा तो इसकी मैं परिभाषा भी बताऊंगा और कुछ उदाहरण भी बताऊंगा यहाँ पर आपको। ठीक है, अब बात करेंगे तनों के माध्यम से। ये तनों के माध्यम से अपने आप में थोड़ा सा ब्रीफ है और ज़्यादा है। देखिए, भूमिगत तना है, भूमिगत तने में कंद होता है, प्रकंद आता है, घनकंद आता है, सलकंद आता है। ये सभी अपने आप में भूमिगत तने के प्रकार हैं। इनके माध्यम से कायिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, इन सभी को डेफिनेशन और उदाहरणों के साथ आपको मैं बताऊंगा। अब बात करेंगे हम वायवीय तने की। वायवीय तने में एक उदाहरण आता है, दो उदाहरण आते हैं। एक तो आता है गन्ने का और एक आता है नागफनी का। ये यहाँ बता दिए जाएंगे आपको। ठीक है, अब बात करेंगे अर्धवायवीय तने की। अर्धवायवीय तने में अंत्य भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका, ये 4 टाइप होते हैं। विद डेफिनेशन विद उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर भी। अब बात करेंगे पत्तियों के बारे में। जो पत्तियों के माध्यम से जो कायिक जनन होता है यहाँ पर बताया जाएगा। किन किन पत्तियों में होता है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से प्लांट में ये पत्तियाँ मौजूद होते हैं उनके नाम भी बता दिए जाएंगे। इसके बाद कलिकाओं के द्वारा यानी बुलबिल्स, इसके माध्यम से भी कायिक जनन संपन्न होता है, यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा। कृत्रिम कायिक जनन यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम यानी कि मानव, जब आर्टिफिशियल शब्द जुड़ जाता है तो प्रकृति का रोल ही खत्म हो जाता है। यहाँ मानव करेगा जनन। ठीक है, मानव के माध्यम से पेड़ पौधों में जनन कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कलम के द्वारा माध्यम, पहला कलम लगाना यानी कटिंग कर दिया, किसी भी प्लांट के स्टेम को काट के उसको तिरछा काट के ज़मीन में रोपित कर दो, वो एक नया प्लांट बना देगा। तो एक कलम लगाने वाली विधि यहाँ पे बताई जाएगी, उदाहरण भी बताए जाएंगे किन किन प्लांटों के अंदर ये सक्सेस है, इस चीज़ को समझाया जाएगा। दाब लगाना, किन किन प्लांटों में दाब लगा के कायिक जनन संपन्न किया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से, ये बताया जाएगा। वायु दाब, शाखा दाब और रोपण, इन सभी को आपको ग्राफ्टिंग, अच्छी विधि होती है ग्राफ्टिंग, वो भी आपको बताई जाएगी। तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन को जो बताया है वैसे ही मैं आपको लेक्चर में डिलीवर करने वाला हूँ सारी चीज़ों को। आप चैनल पर बने रहें बच्चों। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन मतलब यह एक ऐसा जनन होता है जो प्रकृति द्वारा स्वतः संपन्न होता है। यह कायिक जनन पादपों में स्वतः प्राकृतिक रूप से होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। इसमें पादपों के कायिक अंग पादपों से अलग होकर नया पादप बनाते हैं और यह जनन निम्न अंगों द्वारा पूरा होता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती और पत्र कलिकाओं के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं कि जड़ों के माध्यम से यह जनन कैसे पूरा होता है। क्योंकि मूसला जड़ों पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं। ये कलिका अंकुरित होंगी या फिर वृद्धि करेंगी, वृद्धि करके नए पादप को बनाती हैं और इसी को क्या कहते हैं, जड़ों के द्वारा कायिक जनन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं उदाहरण, जैसे कि शीशम, अमरूद, पॉपुलर और मुराया, इन सभी प्लांटों के अंदर ये कायिक जनन देखने को मिलता है। बच्चों अभी अभी हमने पढ़ी है जड़ों के माध्यम से एक परिभाषा, जिसमें कुछ उदाहरण देखे। अब हम और आगे जड़ों में बात करते हैं कैसे कायिक जनन कुछ और प्लांटों में कैसे होता है। जैसे कि कुछ पादपों की मांसाल जड़ें पाई जाती हैं, उनमें उनके ऊपर अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं और अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। ऐसा शकरकंद, डहलिया और एस्परेगस में हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम शकरकंद और डहलिया को चित्र सहित समझते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र है शकरकंद का। इस चित्र में कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्पेशली ये मोटा वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस मोटे वाले हिस्से को बोलते हैं मांसाल जड़। वास्तव में इसी जड़ की वजह से ये जनन संपन्न हो पाता है। इस जड़ के ऊपर छोटी छोटी ये निकल के आ रही हैं अपस्थानिक कलिका, जो कि जनन को आगे बढ़ाएंगी। ये अपस्थानिक कलिका जो होती हैं इस जड़ वाले हिस्से पर अंकुरित होती हैं या फिर वृद्धि करती हैं। इस जड़ वाले हिस्से पर ये क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी और वृद्धि करके एक नए पादप को बना देंगी और इस प्रकार से संपन्न हो गया जड़ों के माध्यम से कायिक जनन। ये शकरकंद में देखने को मिल गया। अब बात करते हैं डहलिया के अंदर। अब डहलिया का ये प्लांट है और डहलिया के प्लांट में आप मोटा वाला मांसाल पार्ट देख रहे हो, ये मांसाल जड़ है, पुरानी वाली जड़ है। अब इसके ऊपर अपस्थानिक कलिका जब आ जाएंगी वो अंकुरित होंगी, वृद्धि करेंगी और नया पादप बना देंगी, तो इसमें से नई जड़ें भी निकल के आएंगी। ठीक है, तो ये जो जनन हो रहा है ये जड़ों के माध्यम से ही हो रहा है।
और ये जनन भी हो रहा है, ये जड़ों के माध्यम से हो रहा है। तो ये शकरकंद और डेलिया का अच्छा उदाहरण आपने देखा, जड़ों के माध्यम से किस प्रकार से कायिक जनन संपन्न हो सकता है। अभी आपने समझा कि जड़ों के माध्यम से कायिक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। अब हम समझते हैं कि तनों के माध्यम से कायिक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने एक वर्गीकरण अभी अभी कराया है, उस वर्गीकरण के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि तने के जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है भूमिगत तना, एक होता है वायवीय तना और एक होता है अर्धवायवीय तना, और इनके अंदर भी 4 प्रकार होते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं भूमिगत तने को। सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि तनों के माध्यम से कैसे होता है, फिर उसके प्रकार देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। बड़ा ब्रीफ में, बहुत ही अच्छी भाषा के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरी भाषा मैं खुद बनाता हूँ ताकि वो बहुत ही ज़्यादा सरल हो और दूसरी कॉपियों से, दूसरी किताबों से वो बिल्कुल मैच ना करे और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कॉपीराइट ना लगे। इसलिए खुद की भाषा जनरेट करता हूँ जो आपके लिए संभव हो, जो आपके लिए समझने के लिए बहुत ही आसान हो और सरल हो। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं उसको समझने की। आइए तनों के द्वारा समझते हैं। तनों के द्वारा यानी कि बाई स्टेम तने निम्न प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन द्वारा नए पादपों का निर्माण करते हैं। यानी निम्न प्रकार वही अपने आप में 3 प्रकार, पहला है भूमिगत तना, दूसरा है वायवीय तना, तीसरा है अर्धवायवीय तना। क्लियर है? ठीक है। भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम, ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है कंद, फिर आता है प्रकंद, फिर आता है घनकंद, फिर आता है सलकंद। अभी हम कंद पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में इसको ट्यूबर कहते हैं। कंद को इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। कंद के पर्व या आँखों में कलिका पाई जाती है। ठीक है, कर्व के पर्व या आंखों में क्या है, कलिका पाई जा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कलिका युक्त कंद अनुकूल परिस्थिति आने पर ही वृद्धि करके नए पादप को बनाते हैं। ये जो थ्योरी लिखी हुई है, इस चीज़ को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण जो है कंद का, सबसे अच्छा उदाहरण आलू। तो आलू के अंदर हम देख रहे हैं, ये आलू की स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो कंद है ना, अपने आप में एक तना है। हम बार बार यहाँ पे कंद बोल रहे हैं। कंद के पर्वों में, कंद के पर्व यानी कि ये पर्व हैं, इनको ही हम आँखें बोल रहे हैं। ये जो है ना, इनको ही हम आँखें कहते हैं और इनको ही हम पर्व कहते हैं। ठीक है। अब कंद क्या है? कंद अपने आप में तना है। जैसे आलू एक तना है तो उस तने का नाम डिसाइड कर दिया हमने कंद। ठीक है। अब यहाँ पर कंद क्या है? अपने आप में एक तना हो गया और इसके अंदर क्या है? ये पर्व हैं और इन पर्वों को हम आंखें बोल रहे हैं। क्लियर? अब इनके अंदर होती हैं कलिका, यानी कि इस प्रकार से ये जो कलिका है अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए पादप को बना देती है। यानी अनुकूल परिस्थिति का मतलब ऐसा है, एक ऐसा समय जब प्लांट के लिए नमी मिले, पोषण तत्व मिले, वायु मिले और तापमान भी उचित मिले, जिसकी वजह से प्लांट अच्छी तरह से वृद्धि कर पाए, और एक नए पादप को बना पाए। तो इसी को कहते हैं अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन। ओके, अब आप समझ चुके होंगे कि कंद में किस प्रकार से कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। यानी अब हम समझते हैं प्रकंद, यानी कि दूसरा प्रकार भूमिगत तने का। चलिए इसको समझते हैं। प्रकंद इंग्लिश में राइजोम कहा जाता है। प्रकंद एक मुख्य भूमिगत तना होता है। मुख्य भूमिगत तना इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, प्रतिकूल यानी कि ऐसी कंडीशन जब भोजन की कमी हो प्लांट के लिए, जब वायु की कमी हो या फिर नमी की कमी हो या फिर जल की कमी हो या पोषक तत्वों की कमी हो या प्रकाश की कमी हो, ऐसी कंडीशन को प्लांट के लिए प्रतिकूल कंडीशन बोला जाता है, यानी प्रतिकूल स्थिति बोला जाता है। एक अपोजिट कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं, अपोजिट, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन हो। चलिए आइए इसको समझते हैं। प्रकंद को इंग्लिश में राइजोम कहा जाता है और प्रकंद एक मुख्य भूमिगत तना होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु भोजन का संचय करता है। अब देखिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जब प्लांट के लिए जल की कमी हो, जब प्लांट के लिए प्रकाश की कमी हो, जब प्लांट के लिए हवा की कमी हो या प्लांट के लिए किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो। तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन जो कि उसके लिए ठीक नहीं हो, उसी को कहते हैं प्रतिकूल स्थितियाँ। ठीक है। तो प्रतिकूल स्थितियों के लिए वो पहले से क्या उपलब्ध कर लेगा? भोजन का संचय कर लेगा इस तने के अंदर। भूमिगत तना है जो, इसका नाम है प्रकंद। इसके अंदर भोजन का संचय भी होता है, स्टोरेज भी होता है, भोजन का संचय करता है। इन पर कलिका पाई जाती है और जो अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके नए प्ररोप पादप को बनाती है। यानी प्ररोप मतलब एक प्रकार से प्लांट का पहला भाग पादप बनता है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? एडियंटम, केला,
याद रख रहे हैं एडियंटम का, ये एक टेरिडोफाइटा का प्लांट होता है। एडियंटम में आपने देखा कि यहाँ जो आपको रूट दिखाई दे रही है, इस रूट को ही हम प्रकंद कहते हैं। इस रूट में प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन का संग्रह रहता है, ठीक है। इसमें से कुछ इस प्रकार से जड़ें नुमा संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये एक प्रकार से जड़ें ही होती हैं, इनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो दिखाई दे रही है कलिका, ये कलिकाएँ हैं जो अंकुरित होकर या वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करेंगी। ये क्या है, तना, और तने से कुछ कलिकाओं ने वृद्धि करके एक प्लांट को बना दिया, तो इसी को तो कहते हैं भूमिगत तनों के माध्यम से होने वाला कायिक जनन। बच्चों अब हम बात करते हैं घनकंद। हम बात करेंगे भूमिगत तने के तीसरे प्रकार के बारे में। इसका नाम है घनकंद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्स। ये भूमिगत तने का रूपांतरण है, यानी मॉडिफिकेशन तो भूमिगत तने का ही है, जो ऊर्ध्व दिशा में भोजन का जमाव करेगा और वृद्धि भी करेगा। यानी ऊर्ध्व दिशा में भोजन का जमाव व वृद्धि करता है। इसके वृत्ताकार पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। यानी क्या पाई जा रही हैं, कलिका। यही तो नए प्लांट को बनाएंगी, कलिका, जो वृद्धि करके संतति पादप का निर्माण करती हैं। इसी को तो कहते हैं प्रकंद, ठीक है। इस प्रकार होने वाले नए पादप के निर्माण को भूमिगत तने के तीसरे प्रकार प्रकंद कहा जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण होते हैं अरबी, क्रोकस और फैसिया। अब यहाँ देखेंगे कि अरबी का जो चित्र मैंने आपके सामने बनाया है, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये वृत्ताकार पर्व हैं, पर्व संधियाँ हैं। यहाँ पर ये वृत्ताकार पर्व संधियाँ कहलाती हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। इनमें ये भोजन का संचय हो रहा है अंदर की साइड में, ठीक। अब यहाँ पर कुछ अपस्थानिक जड़ें भी निकली हुई हैं नीचे की तरफ, इनको अपस्थानिक मूल कहते हैं। लेकिन आपको जो देखना है, जिससे नया प्लांट बनना है, वो है अपस्थानिक कलिका, जो कि यहाँ पे निकली हुई है। इधर यहाँ निकलती है, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से और यहाँ से अपस्थानिक कलिका निकलेगी और एक नए पादप का निर्माण उस समय पे करेगी जब इसके लिए अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध हों, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब है एक फेवरेबल कंडीशन ऐसी जब तापमान, वायु और जल और हवा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों, जिससे कि प्लांट जनन करने के योग्य रहे और आगे जनन करके इन कलिकाओं के माध्यम से नए पादप को बनाए। तो ये जो चित्र है वो है अरबी का। बात करते हैं भूमिगत तने के चौथे प्रकार के बारे में, जो कि अंतिम प्रकार है। भूमिगत तने का अंतिम प्रकार है। वैसे तना अभी खत्म नहीं हुआ, तने के माध्यम से अभी भी कायिक जनन देखने को मिलेगा, क्योंकि वायवीय तना रह चुका है, अर्धवायवीय तना रह चुका है, अभी पढ़ाएंगे उसको। तो सबसे पहले हम बता दें कि भूमिगत तने का जो है अब ये अंतिम प्रकार है, इसका नाम है सलकंद, ठीक है। फिर शुरू होगा वायवीय तना। अब सलकंद के अंदर बताते हैं कि ये भूमिगत संघनित प्ररोह होता है। इसमें एक या अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित हो जाती हैं, ठीक है। उदाहरण लहसुन भी है, उदाहरण प्याज भी है। चलिए देखते हैं चित्र को। चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये है तना, इसको कहते हैं संघनित भूमिगत तना। इससे निकल रही है अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक मूल, ये सभी जो हैं अपस्थानिक मूल हैं। चित्र में ये एक भूमिगत तना है बच्चों। यहाँ इस भूमिगत तने के अंदर तभी वृद्धि देखने को मिलेगी जब इसके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर इसमें बहुत सारी ये सल्क निकलेंगे, और सल्क यानी कलिकाएँ निकलेंगी, और कलिकाएँ तो बीच में रहती है जो कि वृद्धि करते हुए एक नए पादप को बना देंगी। और इसके चारों तरफ जो मांसल संरचना होती है, इसको सल्क कहते हैं। ये सल्क पूरी की पूरी प्याज को बनाता है। इससे पता चलता है कि प्याज का निर्माण तने से हुआ है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि प्याज का निर्माण तने से इसलिए हुआ है कि इस संघनित भूमिगत तने से ही ये कलिका जो है, जहाँ पर पुष्प कलिका लिखा है, ये वृद्धि करके काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसके चारों तरफ मांसल संरचनाएं सल्कनुमा आ चुकी हैं और एक प्याज का निर्माण हो गया है। इससे हमें पता चलता है कि प्याज का निर्माण भूमिगत तने से होता है।